नमस्कार मित्रों, राज जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और मैं आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों को 100 क्वेश्चन लेकर, और 100 मार्क्स के सेम रूल हैं जो पिछले में थे, और 1/4 माइनस मार्किंग होगी आपकी। आपको जो आंसर करना है और आंसर पूरा करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी आंसर की होगी उससे मिलाना है, और जो भी आपका आंसर आता है विथ नेम आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 8423179159, इस पर व्हाट्सएप कर देना है अपना टोटल कि आपने सही कितना किया, गलत कितना हुआ, और उसको 1/4 डिडक्ट करने के बाद आपके टोटल मार्क्स आते कितने हैं 100 में। तो इस चीज़ को आप लोगों को चेक करना है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 301, 300 तक हम लोग कर चुके हैं, 301 से शुरुआत हो रही है। तो 301 पहला क्वेश्चन है कि एन असिस्टेंट सेशन जज इज अपॉइंटेड बाई, यानी एक सहायक सत्र न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य सरकार, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य का लोक सेवा आयोग, कि सत्र न्यायाधीश, कि हाई कोर्ट, उस से संबंधित हाई कोर्ट कौन असिस्टेंट सेशन जज को नियुक्त करता है? ठीक है, तो आप आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग अब। द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ए जज एंड मजिस्ट्रेट में बी एक्सरसाइज आर परफॉर्म बाई, यानी किसी भी जज या मजिस्ट्रेट की जो शक्तियां हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, वो किसके द्वारा निष्पादित किए जाते हैं? हिज सक्सेसर इन ऑफिस, यानी कि उनके पद उत्तरवर्ती द्वारा। ऑप्शन बी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन सी है सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा, और ऑप्शन डी है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। अब इसमें से जो सही लगे आपको आंसर लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल हैव सच पावर एज डायरेक्टेड बाई, यानी एक अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश वही पावर नियुक्त करता है जो किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया हो? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम के द्वारा, सेशन जज के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, या फिर राज्य सरकार के द्वारा। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वही शक्तियों को यूज करता है जो किसके द्वारा डायरेक्ट किया जाता है? सीजेएम के द्वारा, सेशन जज के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, या गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ, यानी कि किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो क्षेत्राधिकार है वो किसके कंट्रोल में होता है? राज्य सरकार के, कि उच्च न्यायालय के, कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के, कि बी और सी दोनों? नेक्स्ट, who can make rules or gives special orders from time to time consistent with CRPC at the distribution of business among the subordinate judicial magistrate, यानी अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों को जो बीच बीच में स्पेशल विशेष आदेश और समय समय पर जो CRPC के अनुसार हैं दिए जाते हैं, वो किसके द्वारा दिए जाते हैं या उनके लिए रूल बनाए जाते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा, सी है अतिरिक्त मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त अरे सेशन जज के द्वारा, या फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। नेक्स्ट है, एवरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज सबॉर्डिनेट टू, यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके सबॉर्डिनेट होता है? आपके सामने ऑप्शन है, आप तो इतना तो समझ ही रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन डिस्ट्रिक्ट इज डिसाइडेड बाई, किसी भी जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कितने न्यायालय होंगे, ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? उच्च न्यायालय द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, कि राज्य गवर्नर द्वारा, मतलब राज्यपाल द्वारा? इसमें से कौन सा सही? नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर ए डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम इज इन द लिस्ट ऑफ, यानी कि किसी भी व्यक्ति को
किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका नाम किस लिस्ट में होना चाहिए? ए है विधि सचिव यानी लॉ सेक्रेटरी, बी है हाई कोर्ट, सी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डी है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। किसकी लिस्ट में होना चाहिए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी एक पुलिस ऑफिसर को भी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है, प्रोवाइडेड ही इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, परंतु वो इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का होना चाहिए। ही हैज़ टेकन पार्ट इन इन्वेस्टिगेशन, उसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया हो। ही इज़ द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वह एसपी के रैंक का होना चाहिए। और लास्ट है कि ही इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर एंड हैज़ नॉट बिन पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि वो इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए और वो इन्वेस्टिगेशन में भाग न लिया हो। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन अपॉइंट ए पुलिस ऑफिसर एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी एक मजिस्ट्रेट के कोर्ट के लिए सहायक लोक अभियोजक पुलिस ऑफिसर को कौन नियुक्त कर सकता है? एसपी या डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के निवेदन पर उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, यानी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोजन निदेशक किसके प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है? सुप्रीम कोर्ट के, कि हाई कोर्ट के, कि होम मिनिस्टर के, कि हेड ऑफ द हाउस डिपार्टमेंट इज स्टेट, हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इज स्टेट। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन कैन बी अवॉर्डेड, यानी कि किसी अपराध के संबंध में जो जुर्माना देने में व्यतिक्रम किया जाता है वो अवार्ड किया जा सकता है। टू रन कंकरेंटली विथ सब्सटेंटिव सेंटेंस इम्पोज्ड, यानी जो मूल कारावास है उस कारावास के साथ साथ चलता है। इन एडिशन टू सब्सटेंटिव सेंटेंस इम्पोज्ड, उसके एडिशन में चलता है। और सी में है कोर्ट कैन कंडेम इट, यानी कि इसको कहते हैं कि कोर्ट उसको समाप्त कर सकता है, कि उपरोक्त में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है, इफ कैन एक्यूज्ड एट वन ट्रायल इज कन्विक्टेड ऑफ एंड punished with imprisonment in 2 offences under section 31 of the code of criminal procedure, the imprisonment in the absence of any specific direction the court will run, यानी कि अगर एक व्यक्ति को एक से अधिक अपराध में दोष सिद्ध किया जाता है तो और कोर्ट ऐसा कोई विशेष आदेश नहीं देती, तो ये क्या दोनों सजाएं कैसे चलेंगी? कॉन्सिक्वेंटली चलेंगी कि कॉन्करेंटली चलेंगी कि कॉन्सिक्यूटिवली एज पर डायरेक्शन ऑन जेल अथॉरिटीज, कि नन ऑफ दीज? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 314 अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स कैन ट्राई ए मर्डर केस, माने कि मृत्यु का मामला, इसमें से कौन सा केस कौन सा कोर्ट ट्रायल कर सकता है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कर सकता है, कि सीजेएम कर सकता है, कि सेशन जज कर सकता है, कि उपरोक्त में से कोई भी कर सकता है?
315. Which one of the following courts can try a case punishable with life imprisonment? Which one of the following courts can try a case punishable with life imprisonment? यानी एक आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का कौन ट्रायल कर सकता है? वही फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कर सकता है, कि सेशन जज कर सकता है, कि सीजेएम कर सकता है, कि सभी कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन. Under section 37 of the Code of Criminal Procedure, every person is bound to assist a magistrate or police officer. यानी सेक्शन 37 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो है मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर की सहायता करने के लिए बाध्य है. ऑप्शन: इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग the escape of any person whom such magistrate or police officer is authorized to arrest. यानी किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी अथराइज है, उससे भागने से रोकने के लिए. दूसरा बी है कि द प्रिवेंशन ऑफ सप्रेशन ऑफ ए ब्रीच ऑफ पीस, यानी कि किसी शांति भंग के निवारण के लिए. सी है इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी, यानी कि किसी क्षति को रोकने के लिए. नहीं, कि प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टिंग टू बी कमिटेड टू रेलवे, यानी रेलवे को किसी प्रकार की क्षति से रोकने के लिए. कि ऑल ऑफ दी एबव के उपयुक्त सभी मामलों में जनता जो है बाउंड होती है मजिस्ट्रेट या पुलिस की सहायता करने के लिए सेक्शन 37 के अंतर्गत. सेक्शन 317, क्वेश्चन 317. अंडर सेक्शन 41 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, द पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट ए पर्सन, यानी कि सेक्शन 41 के अंतर्गत सीआरपीसी के पुलिस की जो अरेस्ट करने की पावर है, पहला है कवर्स ऑल केसेस, सभी मामलों में लागू होती है. इज़ लिमिटेड टू केसेस ऑफ मियर सस्पिशियन, यानी कि कुछ ऐसे मामलों में, केवल ऐसे मामलों में लागू होती है जिसमें संदेह विद्यमान हो. तीसरा है इज़ कन्फर्म टू केस ऑफ रीजनेबल सस्पिशन, यानी कि कन्फाइंड टू केस ऑफ रीजनेबल सस्पिशन, यानी वो मामले ऐसे होते हैं जो उसमें कि युक्तियुक्त संदेह होता है. या डी कि डज नॉट कवर केस ऑफ आर्मी डिसर्टर, यानी कि किसी जो सेना का अभित्याजक है, ऐसे लोगों पर ये सेक्शन 41 लागू नहीं होता. इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर सीआरपीसी, पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट. अंडर सीआरपीसी, पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट, यानी कि पुलिस ऑफिसर किन मामलों में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? ऑप्शन ए, हु कमिट्स ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, यानी पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में वो कोई संज्ञेय अपराध करता है. हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर आइदर अंडर दिस कोड और बाई ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि वो इस संहिता द्वारा या किसी अन्य विधि के द्वारा उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर किया गया हो. ऑप्शन सी है हु ऑब्स्ट्रक्ट ए पुलिस ऑफिसर वाइल इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज लॉफुल ड्यूटी, यानी एक पुलिस ऑफिसर को उस समय उसके कार्य में बाधा डालता है जब वो अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों का पालन कर रहा है. और डी है इन एबव ऑल सर्कमस्टांसेस, यानी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कोड वाला है, आप देखिएगा 1 2 3 4 स्टेटमेंट हैं और चारों स्टेटमेंट में एक सही है कि दो सही है कि सभी सही हैं, इस तरीके से. पहला है इलीगल अरेस्ट डज नॉट विसिएट द ट्रायल,
यानी अवैध गिरफ्तारी विचारण को दूषित नहीं करती, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, कन्फेशन इज नॉट इनवैलिडेटेड बाय द इलीगल अरेस्ट, यानी कि अवैध गिरफ्तारी कन्फेशन को भी अवैध नहीं कर देती। तीसरा कि मेयर कीपिंग ए पर्सन इन पुलिस स्टेशन आर रेस्ट्रिक्टिंग हिज मूवमेंट विद इन द प्रिसिक्ट्स ऑफ ए पुलिस स्टेशन अमाउंट टू अरेस्ट। कीपिंग मेयर कीपिंग, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी पुलिस थाने में रेस्ट्रिक्ट किया गया है उसके मूवमेंट को पुलिस स्टेशन के भीतर, ये अरेस्ट करने जैसा ही है। और चौथा है कि अरेस्ट नीड नॉट बी बाय हैंड कफिंग ए पर्सन बट कुड बी कंप्लीट बाय स्पोकन वर्ड्स, मतलब किसी व्यक्ति की जो गिरफ्तारी है वो ज़रूरी नहीं कि हथकड़ी लगा के की जाए, लेकिन उसे बोले गए शब्दों द्वारा भी प्रतिबंधित किया गया हो। इसमें से कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट हैं वो आपके नीचे दिया गया है, उसको आपको सही करना है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं यार इधर। पहले क्वेश्चन, इसमें भी सेम वही चीज़ है, इसको आप देख लीजिए। Consider the following statements. Police officer has the power to arrest any person without an order from a magistrate or warrant of arrest if he has reason to suspect his complicity in the cognizable offence punishable with imprisonment which may extend to 7 years provided that he is satisfied for reason in writing that such arrest is necessary। कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है संदेह के आधार पर, इस संदेह के आधार पर कि उसने 7 साल से विच में एक्सटेंड 7 ईयर्स, हाँ, विच जो 7 साल तक के कारावास से दंडनीय हो सकता है, ऐसे मामलों में रीजन रिकॉर्ड करेगा पुलिस ऑफिसर। और उसमें से वो कौन कौन से रीजन होंगे जिसके लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। पहला, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, यानी किसी अन्य अपराध को किए जाने से रोकने के लिए जरूरी है गिरफ्तारी। दूसरा है कि फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, यानी उस मामलों में उचित अन्वेषण के लिए जरूरी है गिरफ्तारी। तीसरा है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम टेम्परिंग with or causing the evidence of offense to disappear, यानी साक्ष्य को बिगाड़ने और उसको लोप करने से रोकने के लिए ऐसी गिरफ्तारी जरूरी है। और चौथा है कि टू कंपेल द एब्सकॉन्डिंग को एक्यूज्ड टू सरेंडर, यानी कि टू कंपेल द एब्सकॉन्डिंग को एक्यूज्ड टू सरेंडर, यानी कि सरेंडर करने के लिए अनएक्यूज्ड को बाध्य करने के लिए, सरेंडर करने के लिए। अब इसमें से कौन कौन सी शर्तें हैं धारा 41 के अंतर्गत, देख लीजिए आप, उसको तय कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट सच ए पर्सन विदाउट एनी वारंट हु इज अंडर सस्पिशन ऑफ डिसर्टिंग एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन। मैंने कौन सा ऐसा पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो आर्म्ड फोर्सेस यानी संघ के सशस्त्र बलों के अभित्याजक को अरेस्ट करने के लिए अथराइज है बिना वारंट के। तो इसमें देख लीजिए एसपी है कि इंस्पेक्टर है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है कि एनी पुलिस ऑफिसर है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 322 है,
और ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर ए प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट अंडर सेक्शन 31B ऑफ CRPC। यानी कि सेक्शन 41B के अंतर्गत जो अरेस्ट किया जाता है, 41B के अंतर्गत जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है, इसमें से कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट नेसेसरी रिक्वायरमेंट के अंतर्गत नहीं आती। पहला चीज़, द पुलिस ऑफिसर शैल बियर एन एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम। यानी कि जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है वो पुलिस ऑफिसर अपनी पहचान, सही पहचान जो है अपने नाम के साथ बताएगा। दूसरा है कि द पुलिस ऑफिसर शैल बियर ए विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम। यानी कि उसने नाम की एक पट्टी लगानी है और जिस पर उसका नाम साफ साफ दिखाई दे रहा हो। फिर तीसरा है द पुलिस ऑफिसर शैल प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट टू बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड। यानी एक पुलिस ऑफिसर जो है एक ज्ञापन तैयार करेगा गिरफ्तारी का, और जो कि उस अरेस्टेड पर्सन द्वारा साइन किया जाएगा। डी है कि द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दैट ही हैज़ द राइट ऑफ लीगल काउंसिल ड्यूरिंग द इंटरोगेशन। यानी कि उसे गिरफ्तार करने वाला पुलिस ऑफिसर ये बताएगा कि तुम जो है, तुम्हारे पास ये अधिकार है कि तुम अपने विधिक सलाहकार को इंटरोगेशन के दौरान अपने साथ रख सको। तो ये है क्वेश्चन नंबर 332, जिसका मतलब था कि 41B का इसमें से कौन सा रिक्वायरमेंट सही नहीं है। अब 323 देख लीजिए। ए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट of an arrested person is required to be signed and arrested by one member of a memorandum of arrest of an arrested person is required to be signed and attested by one member of। यानी कि जो गिरफ्तारी का मेमोरेंडम तैयार किया गया है, ज्ञापन तैयार किया गया है, वो किसके द्वारा साइन किया जाएगा? अरेस्टेड बाय वन मेंबर ऑफ हिज फैमिली एंड वन ऑफ हिज रिलेटिव। यानी उसके परिवार के और उसके संबंधियों के। द लोकेलिटी एंड वन ऑफ हिज रिलेटिव, यानी उसके क्षेत्र के और उससे संबंधित व्यक्तियों के। और तीसरा है कि अदर लोकेलिटी एंड वन मेंबर ऑफ हिज फैमिली, अन्य क्षेत्र के और एक जो है उसके परिवार के सदस्य द्वारा। डी है हिज फैमिली आर मेंबर ऑफ द लोकेलिटी एंड काउंटर साइंड बाय द अरेस्टेड पर्सन। यानी कि उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा या उसके क्षेत्र के किसी सदस्य द्वारा और उसके द्वारा काउंटर साइन होना चाहिए जो कि अरेस्ट किया जा रहा है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 324 कहता है कि अंडर सेक्शन 41C ऑफ CRPC स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश कंट्रोल रूम। यानी कि 41C के अंतर्गत सेक्शन CRPC के सरकार एक पुलिस नियंत्रण कक्ष तैयार करेगी। कहाँ? केवल जिले स्तर पर, बी है केवल राज्य स्तर पर, सी है कमिश्नरी स्तर पर, और डी है ए स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। यानी कि एक राज्य और एक जिले के स्तर पर पुलिस कंट्रोल रूम तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। CRPC के अंतर्गत ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन, वेयर ए प्राइवेट पर्सन आर ऑथराइज्ड पर्सन हैज़ ए राइट टू अरेस्ट ए पर्सन एंड hand him over the custody of police, such private person can also make search of such arrested person।
यानी कि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उसे पुलिस कस्टडी में दे सकता है, और ऐसा पर्सन कैन आल्सो मेक सर्च ऑफ सच अरेस्टेड पर्सन, यानी ऐसे पर्सन को खोज भी सकता है, तलाशी कर सकता है। तो बी है कि इंक्वायरी एंड ट्रायल बोथ आर इंक्लूडेड इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत जांच और विचारण दोनों आते हैं। सी है कि कंप्लेंट मे बी मेड बाय एनी पर्सन एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द इंजर्ड आर अफेक्टेड ओनली शुड कंप्लेन। कंप्लेंट मे बी मेड बाय पर्सन, इट इज़ नॉट नेसेसरी द इंजर्ड आर अफेक्टेड ओनली शुड बी कंप्लेन। इसका मतलब है कि जो परिवाद है वो किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि जिसे क्षति हुई हो या जो प्रभावित हुआ हो वही कंप्लेन करे। डी है कि चार्ज आर फ्रेम्ड ओनली इन वारंट केसेस, देयर इज नो नीड टू फ्रेम चार्ज इन पेटी समन केसेस, कि चार्ज जो है आरोप केवल वारंट केसेस में ही विरचित किया जाता है। समन केसेस में, जो छोटे समन केसेस हैं, ऐसे मामलों में चार्ज को फ्रेम किया जाना आवश्यक नहीं होता है। इसमें से कौन सा सीआरपीसी के अंतर्गत करेक्ट नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु इज रिपोर्टेड टू बी ए क्रिमिनल। एक प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, इज रिपोर्टेड टू बी ए क्रिमिनल। दूसरा है इन हिज प्रेजेंस कमिट ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी उसकी उपस्थिति में एक असंज्ञेय अपराध करता है। तीसरा है कि इन हिज प्रेजेंस कमिट ए बेलेबल ऑफेंस, यानी उसकी उपस्थिति में कोई जमानती अपराध करता है। डी है इन हिज प्रेजेंस कमिट्स ए कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। इन हिज प्रेजेंस कमिट्स ए कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, यानी उसकी उपस्थिति में कोई संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है। तो इसमें कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 327, पॉइंट आउट करेक्ट स्टेटमेंट। ए प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट आर काज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स ए नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी प्राइवेट पर्सन किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में अजमानती और संज्ञेय अपराध करता है। बी, एन एग्जीक्यूटिव आर जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे हिमसेल्फ अरेस्ट, एन एग्जीक्यूटिव or judicial magistrate may himself arrest or order any person to arrest the offender when any offense is committed in his presence and within his jurisdiction। यानी कि कोई भी कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसके क्षेत्राधिकार के भीतर कोई अपराध करता है उसकी उपस्थिति में। तीसरा स्टेटमेंट, एनी पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। इन पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को जो किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित है उसे बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार कर सकता है। और डी है ए बी सी आर करेक्ट, यानी तीनों करेक्ट हैं। तो अब इसमें से जो आपको सही लग रहा है उसको लगा दीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसर्शन है और रीजन है, कथन है और कारण है। द पर्पज ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू प्रिवेंट क्राइम, यानी आपराधिक विधि का उद्देश्य है
कि अपराध को रोका जाए। कारण, इन सर्टेन सिचुएशन इवन ए प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट अनदर पर्सन। कारण है कि कुछ परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति को भी दूसरे को अरेस्ट करने का अधिकार दिया गया है। अब इससे संबंधित ऑप्शन आपके सामने हैं कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी है कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। अब इसमें जो आपको सही लगे उसको लगा लीजिएगा। 329 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इफ ए पर्सन forcibly resist the endeavor of arrest him, the police officer में, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बलपूर्वक अपनी गिरफ्तारी का विरोध करता है तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है। पहला, यूज ऑल द मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट, यानी कि आवश्यक सब साधनों का प्रयोग गिरफ्तारी के लिए कर सकता है। दूसरा है उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है गिरफ्तारी करने के पर्पज के लिए। सी है कि काज द डेथ ऑफ सच पर्सन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकता है जो कि मर्डर का आरोपी हो। लास्ट है कि काज ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन एक्यूज्ड ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि काज ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन एक्यूज्ड ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि अगर वो व्यक्ति कल्पेबल होमिसाइड के अपराध का दोषी है तो उसकी मृत्यु कारित कर सकता है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, सेफ इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, and where such exceptional circumstances to arrest exist, the woman police officer shall obtain the prior permission of the following, यानी कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय किसी स्त्री को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और जब ऐसी आपवादिक परिस्थितियां विद्यमान हैं तो किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ऊपर निम्न में से किसी, जो आप ABCD में है, ऐसे अधिकारी के प्रायर परमिशन से ही अरेस्ट कर सकती है। तो किसकी परमिशन से कर सकती है। ऑप्शन ए DM, कि SP, कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, कि सेशन जज। किसकी परमिशन से स्त्री की गिरफ्तारी रात में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट हैं और उस स्टेटमेंट में कितने सही हैं वो आपको चेक करना है कि ए पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट हैज़ द राइट टू, जिस व्यक्ति को बिना वारंट की गिरफ्तारी की जाती है वो क्या अधिकार रखता है। पहला है कि बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द पार्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस फॉर विच ही इज अरेस्टेड, यानी कि जिस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है उसकी विशिष्टियाँ बताई जाएंगी। दूसरी, हैव ए रिलेटिव आर फ्रेंड्स नेम्ड बाय हिम टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज अरेस्ट, यानी कि उसके सगे संबंधियों को इस बात की सूचना दी जाएगी। और तीसरा है, हैव एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस रिमेन प्रेजेंट थ्रू आउट इंटरोगेशन, यानी अपने पसंद के वकील से को उपस्थित रहने के लिए ड्यूरिंग इंट्रोगेशन उसे अधिकार है। और चौथा है कि बी मेडिकली एग्जामिन्ड बाय ए मेडिकल ऑफिसर, यानी कि एक चिकित्सीय अधिकारी द्वारा उसका शारीरिक परीक्षण करवाने का।
माने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको इनमें से कौन सा अधिकार है? सभी। अब नीचे देख लीजिए कूट कि कौन कौन से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 50 of CRPC provides that every person arrested without warrant shall be informed the ground of arrest and the right to of bail if the arrest is made for a bailable offence. What is the effect of non-compliance of these provision? यानी कि धारा 50 ये कहती है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे गिरफ्तारी के आधार बताए जाएंगे, और यदि वो बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया जाता है तो जमानत के अधिकार से भी अवगत कराया जाएगा। लेकिन अगर इस रूल का कंप्लायंस नहीं किया जाता, इस प्रोविज़न का पालन नहीं किया जाता, तो क्या होगा? ऑप्शन ए है, इट शैल नॉट रेंडर टू द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड इलीगल, यानी कि जब ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी तो ऐसी गिरफ्तारी अवैध गिरफ्तारी होगी। दूसरा है, इवन द प्रोविज़न ऑफ दिस सेक्शन आर ओवरलुक्ड एरर मे बी करेक्टेड लेट, यानी कि ऐसी गलती को बाद में भी सुधारा जा सकता है। सी है कि इट शैल रेंडर द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द पर्सन कंसर्न इलीगल, it shall render the arrest and detention of person concerned illegal and shall enable the person arrested move for habeas corpus to obtain his release, यानी जिस व्यक्ति को ऐसे गिरफ्तार किया गया है वो हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए आवेदन कर सकता है। और नेक्स्ट है कि इट इज़ सिंपली ए प्रोसीजरल इरर एंड द प्रोविज़न ऑफ दिस सेक्शन आर नॉट वेरी मटेरियल, ये सिर्फ प्रक्रियात्मक दोष है और ऐसी दोष जो है तात्विक नहीं है CRPC के अंतर्गत। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है 332 वाले में? 333, अंडर सेक्शन 53 ऑफ CRPC एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर इज एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑफ, यानी धारा 53 के अंतर्गत जो मेडिकल एग्जामिनेशन एक्यूज्ड का होता है वो किस पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर होता है? ऑप्शन ए है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, दूसरा मतलब किसी इंस्पेक्टर से रैंक का नीचे का नहीं होना चाहिए, कि सब इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, कि DSP से रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए, कि SP से रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 334A, अंडर सेक्शन 53A ऑफ CRPC व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग रेप, एक मिनट, under section 53A of CRPC when a person is arrested on the charge of committing rape, the arrestee may be examined by a registered medical practitioner other than a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or by a local authority when the latter is not available within a radius of 16 kilometers from the place, यानी कि ये कह रहा है कि 53A के अंतर्गत एक रेप के एक्यूज्ड को का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल प्रैक्टिशनर से किया जाता है, सरकारी से किया जाता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सरकारी हॉस्पिटल का नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कराया जा सकता है, यदि वो उस स्थान से 16 किलोमीटर दूर सरकारी हॉस्पिटल है। तो कहाँ से 16 किलोमीटर दूर?
वेयर द ऑफेंस हैज़ बिन कमिटेड, जहाँ अपराध किया गया है वहाँ से 16 किलोमीटर दूर। वेयर द अरेस्ट वाज मेड, यानी कि जहाँ अरेस्ट किया गया है वहाँ से 16 किलोमीटर दूर। तीसरा है कि वेयर द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इज सिचुएटेड, यानी कि जहाँ जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ से 16 किलोमीटर दूर। और डी है कि वेयर द नियरेस्ट कोर्ट इज सिचुएटेड, यानी कि जहाँ उसके नियरेस्ट कोर्ट से 16 किलोमीटर दूर अगर वो व्यक्ति रहता है, अरे कोर्ट अगर वो हॉस्पिटल 16 किलोमीटर से ज़्यादा दूर में वो हॉस्पिटल है सरकारी, तो प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा सकता है। तो कौन है इसमें से ऑप्शन सही? द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड परटेन्स टू द फील्ड ऑफ, यानी कि शिनाख्त कार्यवाही किस फील्ड में कराई जाती है, कब कराई जाती है? ऑप्शन ए है अन्वेषण में, ऑप्शन बी है ट्रायल में, ऑप्शन सी है सेटिस्फैक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दैट ही इज प्रोसीडिंग्स इन द राइट डायरेक्शन, यानी कि जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का ये ओपिनियन है कि प्रक्रिया जो है सही दिशा में चल रही है। ऑप्शन डी है कि एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिपोर्ट ऑफ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट शैल बी गिवन बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन 2। ए रिपोर्ट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, हाँ, ये किसी व्यक्ति को जो अरेस्ट किया जाता है उसकी रिपोर्ट भेजी जाती है ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा। किसको? डीएम को भेजी जाती है, कि एसडीएम को भेजी जाती है, कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भेजी जाती है, या फिर डीएम या एसडीएम किसी को भेजी जा सकती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 337, इफ ए पर्सन इन लॉफुल कस्टडी escape, the person from whose custody he escaped may immediately pursue and arrest him, यानी जब किसी व्यक्ति की कस्टडी में कोई है, लॉफुल कस्टडी में, और जिस व्यक्ति के लॉफुल कस्टडी में वो है वो उससे निकल भागता है, तो जिसकी कस्टडी में वो था वो क्या कर सकता है? उसे अरेस्ट कर सकता है। कहाँ तक? विद इन लोकल लिमिट ऑफ पुलिस स्टेशन कंसर्न, यानी जिस थाने का वो है उस थाने की सीमाओं के भीतर ही उसको पीछा करके पकड़ सकता है। ऑप्शन बी है उस जिले की सीमाओं के भीतर पकड़ सकता है। तीसरा है आप उस राज्य की सीमाओं के भीतर पकड़ सकता है। और चौथा यानी डी है कि भारत के किसी भी स्थान में उसको अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 60A CRPC ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड। CRPC की धारा 60A के अनुसार एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऑप्शन ए है इन केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, यानी उसकी उपस्थिति में, जब पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में ऐसा अपराध किया गया हो। दूसरा है ऑन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर, यानी कि किसी व्यक्ति को जब विश्वसनीय इत्तला मिली हुई है कि ऐसा ऑफेंस जो 7 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय है अपराध किया गया है। नेक्स्ट है कि ऑन ए कंप्लेंट बाय ए विक्टिम व्हेन ए पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव दैट द कंसर्न्ड पर्सन हैज़ कमिटेड द ऑफेंस, यानी कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा कोई परिवाद किया गया है और पुलिस अधिकारी विश्वास करने का कारण रखता है कि व्यक्ति ने अपराध किया हुआ है। और ऑप्शन डी है अंडर आज ऑल दीज सर्कमस्टांसेस, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में।
मिला लीजिए आंसर। थ्री 39। अब आप देख के इसको कर लीजिएगा, थक गया मैं बोलते बोलते, देख के कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 340। इंग्लिश वाला देने में ट्रांसलेट करते करते तबीयत थक जा रही है। आगे से मैं अब हिंदी में भी, इंग्लिश में तो मैं डालूंगा ही, हिंदी में भी क्वेश्चन डालूंगा मैं। 340 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से क्या सही है स्टेटमेंट। ए है ऑप्शन, ए पर्सन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट शैल बी टेकन बिफोर ए मजिस्ट्रेट विदाउट अननेसेसरी डिले। जब किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगा तो अनावश्यक विलंब के उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ऑप्शन बी, द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन इन पुलिस कस्टडी अरेस्टेड विदाउट वारंट, द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन इन पुलिस कस्टडी अरेस्टेड विदाउट वारंट कैन नॉट एक्सीड 24 आवर्स इवन by a special order of magistrate excluding the time necessary for journey from place to a place of arrest of the magistrate court। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को कस्टडी में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटे से अधिक डिटेन नहीं किया जा सकता यात्रा के समय को काटकर। सी है कि द पुलिस ऑफिसर शैल डिस्चार्ज द पर्सन अरेस्टेड ऑफ बेलेबल ऑफेंस विदाउट एनी बॉन्ड और बेल, यानी कि जब बेलेबल ऑफेंस में किसी व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करती है तो उसे बिना किसी बेल बॉन्ड के ही उसे डिस्चार्ज यानी उन्मोचित कर सकती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही, लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें भी स्टेटमेंट दो ठो हैं और उन स्टेटमेंट्स में से दोनों सही है, एक सही है, कोनो सही नहीं है, ये बताना है आपको। द पुलिस ऑफिसर इज नॉट बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द अरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड टू एनी ऑफ हिज रिलेशन और फ्रेंड्स, यानी पुलिस इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसके रिलेटिव, उसके संबंधियों और दोस्तों को उसकी सूचना दी जाए। दूसरी बात, ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन नॉट यूज फोर्स टू एग्जामिन ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप सेंट बाय द पुलिस फॉर सच एग्जामिनेशन, यानी एक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी उसके शरीर को एग्जामिन करने में बल का प्रयोग नहीं कर सकता जिसने रेप किया है और पुलिस अधिकारी द्वारा एग्जामिनेशन करने के उसे सौंपा गया है उसे। तो इन दोनों स्टेटमेंट में फिर से मैं बोल देता हूं दूसरा स्टेटमेंट कि एक कोई चिकित्सा व्यवसायी जो रेप का एक्यूज्ड है, जिसे पुलिस अधिकारी ने उसकी जांच करने के लिए सौंपा है, उसकी जांच बलपूर्वक नहीं कर सकता। ये दूसरा स्टेटमेंट था। उसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, पहला दूसरा दोनों की एक की कोई नहीं, क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है 342 कि समन्स इश्यूड बाय ए कोर्ट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 मस्ट बी, यानी कि जो कोर्ट द्वारा समन इशू किया जाता है वो कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि लिखित होना चाहिए, दूसरा है 2 प्रतियों में होना चाहिए, तीसरा है लिखित और 2 प्रतियों में होना चाहिए, डी है कि इन राइटिंग इन डुप्लीकेट एंड साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट बियरिंग द सील ऑफ दैट कोर्ट। ये कह रहा है कि वो लिखा होना चाहिए, 2 प्रतियों में होना चाहिए और उस अधिकारी द्वारा जिसने उसे इश्यू किया उसके सिग्नेचर होने चाहिए और न्यायालय की उस पर मुद्रा लगी होनी चाहिए। तो डी में ये था। तो इसमें से ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही? 343 है कि हाउ आर द समन्स सर्व्ड, यानी कि समन का तामीली कैसे किया जाएगा, समन की सर्विस कैसे की जाएगी। ऑप्शन ए है पुलिस ऑफिसर के माध्यम से, बी है कि किसी न्यायालय के किसी अधिकारी के माध्यम से,
सी है किसी प्राधिकृत लोक सेवक के माध्यम से, और डी है उपयुक्त किसी के माध्यम से। थ्री 44 है, where the serving officer delivers or tenders a copy of summon to the defendant personally or to his agent, he must require such a person to sign an acknowledgement of service to be endorsed on the original summon. Then the copy of the तो इसमें है कि जब एक समन्स का सर्विस किया जाता है किसी डिफेंडेंट को, और वो अधिकारी उस व्यक्ति को समन दे देता है, समन की कॉपी, तो वो उसका सिग्नेचर करेगा, और सिग्नेचर करने के बाद क्या करेगा, ठीक है। यानी डिफेंडेंट को जब समन डुप्लीकेट में होता है, 2 कॉपी में होता है, तो उसको जब दे दिया जाता है कॉपी, तो उसके जो है बैक भाग पे वो इंडोर्स करता है, पृष्ठांकित करता है। पृष्ठांकित करने के बाद क्या चीज़ हो सकता है, उसमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि कॉपी ऑफ समन विल बी डिलीवर्ड टू द डिफेंडेंट, यानी कि समन की कॉपी जो है वो प्रतिवादी को दे दी जाएगी, परिधान कर दी जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि ओरिजिनल कॉपी जो होगी, ओरिजिनल समन विथ द समन जो है, जो डिफेंडेंट के सिग्नेचर के साथ है, वो कोर्ट को रिटर्न कर दिया जाएगा। ए और बी दोनों सही है, सी ऑप्शन में है। द ओरिजिनल डी है कि द ओरिजिनल समन विथ द डिफेंडेंट सिग्नेचर देयर ऑन विल बी रिटर्न टू द प्लेंटिफ, यानी कि ओरिजिनल समन डिफेंडेंट के सिग्नेचर के साथ वादी को रिटर्न कर दिया जाएगा। इसमें से क्या ऑप्शन सही है? नेक्स्ट, सर्विस ऑफ समन ऑन कॉरपोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज मे बी अफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन, यानी कि कंपनियों या निगमों पर समन की तामील जो होती है, निगम पर समन की तामील के संबंध में किसको समन किया जाता है, किसको सर्विस कराई जाती है, तामीली किसके द्वारा होनी चाहिए? पहला है निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक ऑप्शन बी, और डी है बाई लेटर सेंट टू रजिस्टर्ड पोस्ट, मतलब कि वो उसके जो रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस है, चीफ ऑफिस है, वहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज के, या उपर्युक्त तीनों में से कोई भी तरीका अपना के समन की सर्विस निगम पर कैसे की जा सकती है। नेक्स्ट है, अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन कैन बी मेड, यानी समन की प्रतिस्थापित तामील अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सब्सटीट्यूट सर्विस समन, समन की प्रतिस्थापित तामील सीआरपीसी के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन ए बाई एफिक्सिंग समन ऑन द हाउस, यानी निवास गृह यानी घर पर चिपकाकर समन की कॉपी, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजकर, कुरियर से भेजकर, नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। माने प्रतिस्थापित तामील समन की कैसे की जाती है? घर पर चिपकाकर, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजकर, कुरियर से भेजकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। 347 पॉइंट आउट द इनकरेक्ट आंसर। द रिक्विजिट्स ऑफ ए वैलिड वारंट आर, इसमें से गलत स्टेटमेंट चुनना है। एक वैध वारंट के क्या आवश्यकताएं हैं? ऑप्शन ए है इट शैल बी इन राइटिंग, यानी वह लिखित होना चाहिए। इट शैल बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, यह न्यायालय के प्रिसाइड ऑफिसर द्वारा उसके ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए। सी है इट शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, ये इस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। और डी है इट मस्ट स्टेट द नेम ऑफ द एक्यूज्ड बट एड्रेस इज़ नॉट नेसेसरी, यानी कि उस वारंट पर अभियुक्त का नाम लिखा हो लेकिन उस पर पता लिखा होना जरूरी नहीं है। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है?
क्वेश्चन नंबर 348, an arrest warrant in a criminal case shall be signed by, an arrest warrant in a criminal case shall be signed by, यानी कि गिरफ्तारी का वारंट जो आपराधिक मामलों में होता है वो किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। ऑप्शन ए है चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिसर, चीफ मिनिस्टीरियल को क्या कहते हैं यार, ध्यान ही नहीं आ रहा है। बी है हेड ऑफ ऑफिस यानी कि उसका प्रमुख। सी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, न्यायालय का पीठासीन अधिकारी। कि डी है कि प्राधिकृत अधिकारी। कौन सा सही है कि अरेस्ट वारंट किसके द्वारा साइन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 75 ऑफ द CRPC, द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन executing a warrant of arrest is required to, as provided by section 75 of the CRPC, the police officer or other person executing a warrant of arrest is required to, यानी धारा 75 के अंतर्गत पुलिस ऑफिसर या कोई अन्य व्यक्ति जब वारंट का निष्पादन कर रहा होता है तो क्या आवश्यक है उसके लिए। ऑप्शन ए है कि नोटिफाई द सब्सटेंस देयर ऑफ टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड, यानी गिरफ्तारी के जो सब्सटेंस हैं उसको बताया जाएगा। बी है कि शो द वारंट टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड इफ सो रिक्वायर्ड, यानी कि अगर अपेक्षा की जाती है तो गिरफ्तारी का वारंट उसे दिखाया जाएगा। ऑप्शन सी है कि गिव ए कॉपी ऑफ वारंट टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड, यानी जिसे गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तारी के वारंट की एक कॉपी दी जाएगी। ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 77 ऑफ CRPC द वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड। धारा 77 के अनुसार CRPC के गिरफ्तारी का वारंट कैसे निष्पादित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है विद इन द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग वारंट, यानी जो कोर्ट वारंट इशू करता है उसके क्षेत्राधिकार में, स्थानीय क्षेत्राधिकार में। बी है विद इन द सेशन डिवीज़न, यानी उसके सेशन खंड में। तीसरा है एट एनी प्लेसेस विद इन द स्टेट, उस राज्य के किसी भी स्थान पर। और डी है भारत के किसी भी स्थान पर। इन धारा 77 के अंतर्गत वारंट का निष्पादन कहाँ किया जा सकता है, जो न्यायालय वारंट जारी करता है उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में, उसके सेशन डिवीज़न में, उसके राज्य के में कहीं, या भारत में कहीं। तो ये है 50वां। इसमें से देख लीजिए आंसर आपको क्या लग रहा है। आज हम लोग सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो अब आगे से हम लोग जो है केवल 50-50 क्वेश्चन ही रोज़ करेंगे, और रोज़ करेंगे। क्लास चलेगी भी तो भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्वेश्चन डाल दूँ। हालांकि बहुत लेंदी हो गया ये 50 क्वेश्चन। मैं समझ सकता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत मुश्किल होगी इसको करना, लेकिन फिर भी आप लोग कर लेंगे। सबकी बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन बाकी जो जुड़े हुए हैं वो लोग तो कर ही लेंगे। आगे से हम लोग इंग्लिश तो डालेंगे ही। कोशिश करता हूँ कि 1-2 दिन में ही मैं हिंदी के क्वेश्चन भी डालूँ। तो हिंदी वालों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों मैं प्रैक्टिस करा दूँगा। देखते हैं IPC की क्लास चलेगी तो CRPC में आप लोगों को हो सकता, अरे IPC की ही हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू कर दूँ। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर होगा, उस आंसर को देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, तब हमारे व्हाट्सएप पे इसको भेज दीजिएगा आप। धन्यवाद।